अब यहाँ अगला सवाल जो है घ नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण निकाय x प्लस 8y बराबर 19 तथा 2x प्लस 11y बराबर 28 है, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तथा सत्यापित भी कीजिए। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और सत्यापित भी करना है। तो सबसे पहले हम डाल लेंगे प्रश्न संख्या 2 का घ और हल करना स्टार्ट करें। जो समीकरण दिए हैं वो समीकरण केवल लिख लेंगे। तो पहला समीकरण हमें दे रखा है x प्लस 8y इज इक्वल टू 19 और दूसरा है 2x प्लस 11y इज इक्वल टू 28। ठीक, इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब जिस विधि से कहा है उसी विधि से हल करेंगे। यदि आपने दूसरी विधि अप्लाई कर दी तो सवाल गलत भी हो सकता है। ठीक, तो ये समीकरण 1, इसको 2 कह दिए। ठीक, अब देखो हल करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 से दूसरा नहीं ले रहे, वो आपको समीकरण लेना होता है जो छोटा हो। अब जैसे इसमें x के साथ कोई गुणांक नहीं है तो इसलिए हम यही लेते हैं। अगर इसमें भी कोई गुणांक ना होता तो जो छोटा होता है वही हम ले लेते हैं। ठीक, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, 1 से क्या करते हैं, x प्लस 8 बराबर 19 है, तो इसी को क्या करते हैं 8y जो है इसको 19 की तरफ ले आते हैं। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 19 माइनस का 8y, इसी को समीकरण 3 कह दो। ठीक, अब जो समीकरण 3 है x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। लिखा कैसे जाएगा, लिखा जाएगा समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अच्छा एक में नहीं रखेंगे। एक में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि एक से तो ये मान निकाला ही है, इसलिए एक में ना रख करके 2 में रखा जाएगा। ठीक, तो x कहाँ है, देखो 2 है तो लिखेंगे 2 इंटू एक्स का मान क्या है 19 माइनस 8y, यानी x को रिप्लेस कर दिया, 19 माइनस 8y उसके स्थान पर रख दिया, प्लस के 11y बराबर 28। अब देखो 2 का गुणा करा तो 19 दूना 38 माइनस 2 अट्ठे 16y। ठीक, प्लस के 11y बराबर 28। ठीक, अब देखो 16 ये माइनस के 11 प्लस के, तो 11 हम 16 घटा दो बचेगा माइनस का 5। ठीक, 38 को उधर भेज दो तो माइनस का ये 5y बराबर 38 को इधर ला रहे तो 28 माइनस का 38, तो माइनस 5y बराबर माइनस के 10 बचे, माइनस माइनस भी कटे, तो यहाँ से y बराबर 10/5, 5 एकम 5, 5 दूना 10। ठीक, y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये जो y का मान आया इसको समीकरण 3 में रख दो, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रख देंगे समीकरण 3 क्या है, देखो x बराबर है 19 माइनस 8y, 19 माइनस 8y से y है, तो x बराबर 19 माइनस 8 इंटू एक y का मान 2 आया तो 2, तो यहाँ से x बराबर 19 माइनस 9 दूना 18, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 19 में 18, 8 दूना 16 होते हैं, सॉरी 19 में 8 गए तो इधर बचेगा कितना, 19 में मतलब 16 गया, 8 दूना 16, तो 3 बचा, तो x का मान 3 आ गया। ठीक, अब सवाल को एक बार और पढ़िए, क्या कहा था, कहा था प्रतिस्थापन विधि से हल तथा सत्यापित भी कीजिए। सत्यापित का मतलब है कि ये जो x और y के मान आए हैं इनको यदि इन समीकरणों में रखा जाए तो दोनों पक्ष बराबर आ जाएं तो सत्यापित, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, कहने का मतलब ये है। तो इसको सत्यापित हम करते हैं, तो सत्यापित करने के लिए फिर इनका थोड़ा दूसरा रंग ले लेते हैं, तो इधर हेडिंग डाले देते हैं सत्यापन। तो पहला समीकरण, ठीक, फर्स्ट x प्लस 8y इज इक्वल टू कितना है 19, तो x का मान आया है, ये देखिए इधर ये निकल कर 3,
ठीक है ना। तो हम रखेंगे 3 प्लस 8 इंटू वाई, वाई का मान निकल कर आया था 2, तो बराबर कितना है 19 है। तो 3 प्लस 8 दूना 16 बराबर 19, तो 19 बराबर 19, तो ये तो प्रूव हो गया। अच्छा दूसरा सेकंड, 2x प्लस का 11 वाई बराबर कितना है 28, तो 2 इंटू एक्स का मान कितना है 3 प्लस 11 इंटू वाई का मान 2 बराबर 28, तो 2 तियाँ 6 प्लस 11 दूना 22 इज इक्वल टू 28, तो 22 6 28 इज इक्वल टू 28, तो ये भी बराबर आ गया। ठीक, और यही तो सत्यापन हो गया। तो चाहो तो ऐसे कुछ लिख सकते हो, नहीं तो जैसे हमने ये कर दिया ना, तो बस इतना का आप भी कर सकते हैं। ठीक, अगला सवाल। अब जो अगला सवाल है वो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि काट ए प्लस टेन ए बराबर 2 कासेक 2a, ये सवाल है। ठीक, काट ए प्लस टेन ए बराबर 2 कासेक 2a, ये हमें प्रूव करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, 4 नंबर का है। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम LHS नोट कर लेंगे, LHS नोट कर लेते हैं। ठीक है, और LHS से ये RHS लाना है, ले आएंगे तो सवाल सही। तो चलिए, काट ए प्लस टेन ए बराबर 2 कासेक 2a, तो LHS लिख लेते हैं, LHS। LHS बराबर क्या दे रखे हैं, काट ए प्लस टेन ए। ठीक, तो अब देखो, जब भी कुछ भी सिद्ध करना हो तो 90% सवाल तो हल हो जाते हैं। कब, जब आप इनको कोई भी कुछ भी जैसे दिया हो तो उसको साइन और कास में चेंज करने पर, तो इनको साइन कास में चेंज करो। काट ए बराबर होता है कास ए अपान साइन ए, प्लस टेन ए बराबर होता है साइन ए अपान कास ए, ये होता है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा, इसका इधर, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए, प्लस इसका इधर कराएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे नीचे का होता है तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कास ए। ठीक, अब देखो ये सूत्र एक बन गया हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए इंटू कास ए। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, 2 कासेक 2a, तो ऐसा करो इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा करा दो, तो 2 से गुणा करा देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 साइन ए कास ए। ठीक, अब क्या करो, अब देखो 2 और ये फिर सूत्र बन गया, सूत्र ये 2 साइन ए कास से बराबर होता है साइन 2a, तो हम लिख सकते हैं 2 अपान साइन 2a। अच्छा, ये क्यों लिख दिया, तो चूंकि दिखा देते हैं, ये फार्मूला होता है तो हमने रख दिया इसलिए। अब इसको हम लिख सकते हैं ना 2, अब देखो 1 अपान साइन क्या होता है, इंटू 1 अपान साइन 2a। ठीक, तो 1 अपान साइन होता क्या, कासेक ही तो होता है, तो 2 कासेक 2a, और यही तो बराबर RHS में हमें लाना था, तो RHS आ गया। ठीक, अगला नंबर देख लो। अब यहाँ अगला सवाल जो है वो क्या कहता है, चलिए देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 बिंदु किस अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक, यानी बिंदुओं -3, 10। तो सबसे पहले जैसा जैसा कह रहा है उसी के अनुसार एक हम चित्र बना लेते हैं। ठीक, चित्र क्या है, अब इसमें कौन कौन से -10, -3, -10, तो ये हो गए -3, 10, और कौन है 6, -8। ठीक, तो ये हो गया 6, -8। ठीक, को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, यानी ये एक रेखाखंड हो, इनको कौन से बिंदु -1, -1, 6
किस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो ये कहा है, तो इसको मान लेते हैं A, इसको B और इसको P, यानी ये P किस बिंदु में विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में। ठीक, तो हमें पता नहीं, तो ये M हो गया, ये N मान लेते हैं। ठीक, इस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। तो अब इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। ठीक, ये मान लो। तो अब एक सूत्र होता है, सूत्र वो क्या होता है, दिए गए रेखाखंड को। ठीक, तो सूत्र क्या होता है आप देख सकते हैं, दिए गए रेखाखंड को m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n, कामा m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n, ये सूत्र होता है। तो इसी में वैल्यू बस पुट कर देना है। ठीक, तो m ही है इंटू x2 का मान देखिए ये है 6 प्लस n इंटू x1 का मान है -3, तो -3 अपान m प्लस n, कामा इधर भी देख लो m y2 का मान है -8 प्लस n y1 का मान है 10 बटे m प्लस n। अब और ये किसके बराबर है, बिंदु P के निर्देशांक है ना, तो यानी P के निर्देशांक क्या दे रखे हैं 1 कामा यानी -1 कामा 6, इसके बराबर होंगे। ठीक, अब इसमें कंडीशन क्या होती है, यानी ये x वाला मान है जो पहले के बराबर और y का मान जो दूसरा है y वाला वो इस दूसरे के बराबर होगा। तो इनको x y से भी निर्देशित करते हैं। ठीक है, तो हमारा कंसेप्ट यही रहता है कि जो पहला मान पहले के बराबर, दूसरा मान दूसरे के बराबर करा दो। अच्छा है, हम एक के बराबर करा लें, हल हो जाएगा। तो हम इसको, तो दैट इम्प्लाइज -1 इज इक्वल टू 6m, यानी -1 को इसी वाले के बराबर करा लेते हैं। ठीक, 6m माइनस का n का गुणा 3 में, तो माइनस का 3n बटे m प्लस n, इतना हो जाएगा। अब करा दो इसका गुणा, तो देखो m का इधर कराओ, तो पहले माइनस का m माइनस n का इसमें, तो माइनस का n बराबर 6m माइनस का 3n, इतना होगा। अब क्या करो, यहाँ m वाले पद सब उधर भेज दो। ठीक, m को इधर ले आओ, n को ले आओ, चाहो तो न ले आओ n को, 6m को लाओ, तो माइनस का m माइनस का 6n बराबर माइनस का 3n और n को इधर ले तो प्लस का n, तो 6 एक 7 माइनस के 7n बराबर माइनस का 2n, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये m है, तो m अपान n का निकाल लो। तो यहाँ से क्या करो, m n को इसके बटे लाओ अपान n बराबर, इधर 2 बचा और 7 को इसके बटे 7। ठीक, इतना आ गया। तो हम कह सकते हैं अतः m अनुपात n बराबर कितना आ गया 2:7, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा यह सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल तीसरा कह रहा है, एक अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी एक अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके आधार से 40 मीटर दूरी पर है। एक अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके आधार से 40 मीटर की दूरी पर है। ठीक, फिर कह रहा है किसी बिंदु से 45 अंश है, मीनार की ऊंचाई बढ़ाने पर उसी बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। मीनार की बड़ी ऊंचाई ज्ञात कीजिए और √3 बराबर 1.7 का प्रयोग करना है। ठीक, तो सवाल दे दिया, तो जैसी इन्फॉर्मेशन दी गई उसी के अकॉर्डिंग हम एक डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, तो डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एक अधूरी मीनार है, तो बना लो, मान लो ये एक अधूरी मीनार हो गई, अधूरी अभी ये इतनी बनी है। ठीक, एक अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके आधार से 40 मीटर की दूरी पर, आधार मान लो मीनार का ये हो गया, इससे 40 मीटर की दूरी पर,
तो यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 40 मीटर। ठीक, दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर 45 अंश है, यानी उन्नयन कोण यहाँ पर कितना है 45 अंश है। फिर करा मीनार की ऊंचाई बढ़ाने पर, यानी मीनार की ऊंचाई ये बढ़ा दी गई। ठीक, बढ़ाने पर पहले हमने ऊंचाई बढ़ा दी, उसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। ठीक, उसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण ये देखिए 60 अंश हो जाता है। तो अब ये इतना कोण पूरा कितना हो गया 60 अंश हो गया। तो मीनार की बढ़ी हुई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, और टोटल h हो जाएगी। ठीक, नाम दे दो a b c, इसको d। ठीक, तो हम त्रिभुज पहले कौन सा ले लें, पहले बी डी सी ले लेते हैं। त्रिभुज बी डी सी में हमें देखो लंब का मान पता, आधार पता, यहाँ से यहाँ तक का ये है, और ये यहाँ से यहाँ तक की y हो गई। आधार पता है तो tan लगाएंगे, tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, होता है कि नहीं होता है। तो tan, अच्छा थीटा का मान कितना है 45, तो 45 रखेंगे बराबर लंब इस त्रिभुज में बी डी सी में देखिए लंब क्या होगा x होगा, तो x बटे आधार क्या है 40, तो tan 45 का मान होता है 1 बराबर x बटे 40, तो 40 का इधर गुणा करा दो तो 40 बराबर x आ जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से पूरा त्रिभुज ए बी सी ले लो। ठीक, त्रिभुज ए बी सी में इसमें भी देखो हमें लंब और आधार के मान पता है, तो tan है लगाएंगे, tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक, तो अब थीटा का मान इसमें कितना लेंगे, इस त्रिभुज में पूरा ए बी सी में पूरा का पूरा ये 60 हो जाएगा। ठीक, tan 60 बराबर लंब पूरा x प्लस वाई होगा, x प्लस वाई, ओ सॉरी x प्लस वाई, और बटे में 40 रहेगा आधार। ठीक है, तो अब tan 60 का मान होता है √3 बराबर x प्लस वाई बटे 40, 40 का इधर गुणा करा दो तो 40 √3 बराबर क्या बचेगा x प्लस का y। तो अब देखो x का मान हमें पता है 60 है 40 है, तो यहाँ हम पुट कर सकते हैं कि नहीं, तो 40 √3 बराबर 40 प्लस का y, तो y बराबर y ज्ञात करना है केवल हमें, यही तो बढ़ी हुई ऊंचाई होगी भाई। ठीक भाई, इसकी ऊंचाई बढ़ी हुई क्या है y तो होगी, तो x से हमें यही ज्ञात करना है y। तो y ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे 40 √3, 40 को इधर ले आओ माइनस का 40 बराबर y। अब 40 ले लो कामन, 40 कामन, तो अंदर क्या बचेगा √3 माइनस का 1 बराबर y। तो सीधा करके लिख सकते हैं y बराबर 40 इंटू √3 का मान हमें रखने को कहा था 1.732 रखिए, तो 1.732 माइनस का 1 कर देते हैं अब इधर, तो ये आ जाएगा y बराबर 40 इंटू 1.732 घटा दो तो बचेगा 0.732। अब y बराबर इसका करा दो गुणा, 4 दूना 8, 4 दहें 12, 4 सत्ते 28, 1 29, तो 2 अंक पर दशमलव 1 0 है ना, तो 3 अंक पर दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं y बराबर 29.28, और ये काय में था मीनार की मीटर में था 40 मीटर, हाँ तो मीटर कर दो। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। गुलाब जामुनों में लगभग नहीं, फिर यहाँ कुछ संख्या दे रखे हैं, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन
के आकार का, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा लंबाई 5 सेंटीमीटर, व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी, इसी के अकॉर्डिंग चित्र बना लेना है। तो सबसे पहले हम चित्र देखिए कैसे बना लेते हैं, क्योंकि चित्र जो खुद दे दिया है सवाल में ही तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो एक गुलाब जामुन बना लेते हैं। सवाल नंबर है अथवा बाग, अथवा भाग किसका? 3 का, 3 का अथवा भाग है। इसमें एक हम गुलाब जामुन ये बनाए ले रहे हैं। कैसा है भाई? बेलन के आकार का है ना। ऐसे ये देखो अर्धगोलाकार हो गया। ये पूरा व्यास कितना दे दिया है? 2.8। देखिए चेक कर सकते हैं, 2.8 है ना। ये 2.8 है यहाँ से यहाँ तक का, और पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की 5। अच्छा, अब ये इतनी लंबाई कितनी हो जाएगी? क्योंकि व्यास इतना है तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है कि नहीं, तो ये 1.4 होगी यहाँ से यहाँ तक की, और इसी तरीके से 1.4 यहाँ भी। ठीक, इतना इतना दोनों से ओर से घट गया, तो इसकी देखो 1.4 यानी 2.8, ये तो टोटल इधर इधर मिलके घट गया, तो ये वाला बचेगा कितना? 2.2। ये तो बचेगा 2.2, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2.2 ये तो बचेगी। तो इतना चीज़ समझ में आ गया, और चित्र तो बताइए। ठीक, तो यहाँ से अब हम कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। अब देखिए गुलाब जामुन के गोलाकार भाग की त्रिज्या को हम आर कह सकते हैं। व्यास बटे 2 होगी कि नहीं? होगी। ठीक, और यही बराबर बेलनाकार भाग की भी त्रिज्या होगी। बेलनाकार भाग की त्रिज्या दोनों की बराबर होगी ना, इसलिए आर बराबर क्या आ जाएगी? व्यास कितना था? 2.8, तो उसकी आधी कितनी? 1.4 हो जाएगी कि नहीं। तथा बेलनाकार भाग की लंबाई, तथा बेलनाकार भाग की लंबाई बराबर कितनी बचेगी? लंबाई को हम h लिखे ले रहे हैं, h बराबर 2.2। ठीक, अब क्या करूँ? हमें इसमें क्या है, 30 में 4 नहीं होती है, तो सबसे कुल मिलाकर के हमें मेन काम है आयतन की बात करिए तो आयतन पहले निकाल लो। तो गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 अर्धगोलाकार हैं भाई, ये और ये अर्धगोला, तो 2 अर्धगोले मिलकर के एक गोला बनाएंगे, तो 2 इंटू अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3, मतलब गोला का 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 2 अर्धगोले हैं तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा कि नहीं होगा? प्लस बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो हम 2 देखो 2 टू 4 यानी 4/3 पाई आर क्यूब प्लस ये पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो अब यहाँ से देखो पाई और आर स्क्वायर ये तो कॉमन हो जाएंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? 4/3, एक आर बचेगा, और प्लस इधर से केवल एच बचेगा। अब इन सब के रख दो मान, तो अब हम पाई का मान रख रहे हैं
22/7 इंटू आर का मान है कितना 1.4 इसका स्क्वायर इंटू 4/3 इंटू आर का मान 1.4 प्लस ये एच का 2.2। अब 22/7 कैलकुलेशन समझते चलिए इंटू इसका वर्क कितना होगा 1.14 में 196 होते हैं, तो एक अंक ये 1.4 गुणा 1.4 कराएंगे 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा। ठीक, तो 2 अंक पर दशमलव ऐसे लग गया। अब ब्रैकेट बंद इंटू इसका गुणा ऊपर का 14 था 42, यानी 1 अंक पर दशमलव 14 था 42, 4.2/3 और प्लस का ये 2.2। अब इसको इससे काट लो, 7 कम 7 7 दूना 14 और 7 8 56, यानी 0.28 आएगा। तो 22 गुणा 0.28 इंटू इनका 4.2 प्लस 2×3 = 6, 2×3 = 6। ठीक, ये हो गया। अब इनको ऐड कर लेते हैं भाई। ये 14 चौको 56 होते हैं, हम 14 तम 42 कहाँ से कर दिए, यहाँ आ जाएगा 14 चौको 56, 5.6 आएगा। ठीक, इनको ऐड कर लो तो ये 22 इनका गुणा कराएं तो 28 दूना 56, 28 दूना 56 की 6, 28 दूना 56 और 5 61, 61 यानी 2 अंक पर दशमलव लगेगा तो 6.16 हो जाएगा। ठीक, 6.16 इंटू इनका 6 6 12, 6 5 11 1 12, 12.2 आ गया। ये गुणा है। ठीक, इन सब का अगर अब हम गुणा करा दें, ठीक, तो गुणा करा ही लेते हैं। जब इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 75.152 और बटे 3। ये 3 तो था ही, यही लिखना हम इधर भूल गए थे ना, 3/3 तो 3 आ जाएगा। अब देखिए आगे, अब ये एक गुलाब जामुन का आयतन आया है, तो इसी तरीके से 45 गुलाब जामुनों का आयतन कितना होगा, तो इसमें 45 से गुणा करा देंगे। तो अब 45 गुलाब जामुनों का आयतन क्या हो जाएगा, 45 इंटू कितना आया था 75.152 और बटे 3 इतना आया था, ये हो जाएगा। अब आयतन आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी होती है। ठीक, गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी, चाशनी पूछ रहा कितनी होगी। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, तो अब चाशनी पूछ ली। ठीक, कितनी चाशनी होगी। ठीक, तो अब हम चाशनी निकाल लेते हैं, तो क्या कहेंगे। ठीक है, अब देखो, चूंकि एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा कितनी है, चाशनी की मात्रा उसके आयतन की कितने परसेंट है, 30% है। ठीक, इसलिए 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा बराबर कितना हो जाएगा। अब 45 का तो ये आयतन निकाल ही चुके हैं, तो यही पूरा रख दो। 45 इंटू 75.152 और बटे 3। अब कितनी, एक गुलाब जामुन की कितनी 30% है, तो इसमें 30% से गुणा करा दो।
ठीक, परसेंट से अब बदल लो, तो ये 45 इंटू, अब 45 को छोड़ो, इसको काटो, 5 कम 5 5 तय है ना, मतलब 3 तिरपन 15, तो ये आ गया 15 इंटू इधर से 75.152 इंटू ये 30% से हटाओ, 30/100 कर देते हैं। 0 0 कटा, 5 से काट लो, 5 तय 15, 5 दूना 10, 2 से इसको भी काट लो, तो ये आ जाएगा 3 और 3 का गुणा करा लो, पहले 9 कर लो सीधे, इंटू 2 से इसको काट लो, 2 3 6 1 बचा, 15 हो गए, तो 2 7 14 फिर 1 बचा, 11 हो गए, यानी 2 5 10 फिर 1 बचा, 15 हो गए, 2 7 14 फिर 2 6 12। अब 3 अंक पर दशमलव और 3 अंक पर दशमलव लगा दो, 9 का इसमें करा दो गुणा, तो अब जब हम 9 का गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 338.186, तो ये सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर में आ जाएगी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। सवाल था, लेंथी था, अलग बात है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के जो अब सवाल बचे अगले वीडियो में हम बताएंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक नमस्कार।